कमीशन खोरों की सरकार, हर विभाग में भ्रष्टाचार, और अस्पताल तो ऐसे लग रहा जैसे यमराजों का घर बन गया हो उत्तर प्रदेश में। कि प्राइवेट अस्पताल वो देवदूत के रूप में ना आके वो शोषण कर रहे थे, वो गलत है। इस मामले में तो पूरे 100 के 100% कहिए पूरे फेल रहा है कोरोना के मामले में। कोरोना में कोई ऐसा काम नहीं किया हमारा सरकार उत्तर प्रदेश का जिससे कि आम जन को लाभ मिले। और एक हाड़ मास का इंसान जो अस्पताल में भर्ती हो रहा है उसके साथ हाड़ मास के इंसान की तरह ही बर्ताव करें। जिस तरीके से हमारे केंद्र की सरकार पूरे हिंदुस्तान को गिरवी रखने का काम, निजीकरण करने का जो काम कर रहे हैं, बीबी को उसके बच्चे को घर का गहना तक बेच करके अपने घर वालों का बॉडी लेके आता है उस प्राइवेट हॉस्पिटल से। ये लड़ाई आम हिंदुस्तानी का है, अंग्रेजों की तरह हमें फिर से गुलाम बनाने की ओर अग्रसर है। हिंदुस्तान की जनता बहुत बर्दाश्त करता है, लेकिन बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। जब उसका सीमा पार हो जाएगा ना, तो आपको भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। हेलो। हेलो। हाँ, ये राकेश जैन जी बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। हाँ, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से बोल रहा जी, था, जी। लखनऊ से। जी। बात करना चाह रहे थे आप? हाँ, बात करना चाह रहा था। मैं देता हूँ, बिल्कुल जी। कीजिए। हेलो। महाराज जी नमस्कार, मैं बनारस से राकेश जैन बोल रहा हूँ। हाँ, नमस्ते, बताएं जी, राकेश जी, कैसे हैं आप? आपको बहुत बहुत बधाई। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और हम लोग को बड़ा गर्व है कि पूरे प्रदेश को आप जैसा मुख्यमंत्री मिला है और कितने विनम्र हैं आप। लेकिन महाराज जी हम लोग बनारस में बड़े ही दुखी हो गए हैं। क्या है बताएं? बनारस में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है महाराज जी, मैं आपको कोई भी बात गलत नहीं बतलाऊंगा। हाँ हाँ, और बताते जो भी बतलाऊंगा एकदम सही वस्तु स्थिति बतलाऊंगा। हाँ हाँ बनारस के जो प्राइवेट अस्पताल है हाँ। वो लोगों को पूरी तरह से लूट रहे हैं। अच्छा। कोई भी पेशेंट जाता है तो हॉस्पिटल बोलता है कि आप 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए इस तरह से आप काहे के लिए जमा करिए, तभी पेशेंट आपका एडमिट होगा। अच्छा, किस उसके लिए? कोरोना के लिए है या कोविड के लिए? कोविड के लिए वही कोरोना के। में कितने हॉस्पिटल वहाँ पे कोविड के हैं? कोविड के हॉस्पिटल महाराज जी मेरे को लगता है 5-6 कोविड हॉस्पिटल हैं, या हो सकता है और ज्यादा भी हो जिनके नाम ज्यादा हैं। हमने उनके रेट तय किए हैं, मैं उसको एक बार अभी बात करता हूँ, उसकी व्यवस्था ठीक करवा। और सर एक्चुअल में मैंने यहाँ पे डीएम साहब को डाला। डीएम साहब ने एक पोर्टल बना रखा है, तो डीएम साहब उस पोर्टल पे जवाब तक भी नहीं देते हम लोग की बातों का। और दूसरी बात जो दुकानों का है, जैसे एक शासनादेश है कि सवेरे 9 बजे से रात को 9 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। हाँ, बिल्कुल खुल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका एक ये था कि शनिवार को बंद रखेंगे, हम लोगों ने पूरी शनिवार रविवार को जी पूरे मन से इसको सहयोग किया। अब डीएम साहब 20 दिन में कम से कम 10 बार चेंज कर चुके। कभी वो 11 से 6 कर देंगे, कभी 11 से 5 कर देंगे। नहीं, वो नहीं होना चाहिए। वो सुबह मैं भी बोल दे रहा हूँ, 9 बजे से शाम 9 बजे तक आप खोल सकते हैं जी, और 5 दिन खोल सकते हैं, कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके। जहाँ पे मामले हो, जो कंटेनमेंट जोन बन जाए उसको छोड़ करके। जी, मैं भी बोल दे रहा हूँ, कंटेनमेंट जोन भी 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी, वो भी हम बोल दे रहे हैं उसको अभी। ये देखिए कितनी मेरे को संतोष हुआ आपसे। डीएम साहब पोर्टल पे जवाब तक नहीं देते। हम बोलते हैं अभी। बीच में हफ्ते में 2 दिन दुकान खोल रहे थे, मतलब दाया बाया पटरी करके। तो हम लोग बड़े नहीं भैया, सब खोलो, जो केवल कंटेनमेंट जोन को छोड़ के बाकी पूरा 5 दिन खोलो। हम लोग बड़े त्रस्त हो गए हैं। हम आपको फैक्ट बता रहे हैं। मत करिए, नहीं तो मैं किसी दिन में स्वयं ही आ रहा हूँ वहाँ पे। जी जी जी, स्वागत है आपका। और एक बार पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष राकेश जैन जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे वाराणसी के बारे में, वाराणसी की समस्याओं के बारे में। राकेश जैन जी का अभी कुछ दिनों पहले एक ऑडियो वायरल हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ बातचीत का ऑडियो था वो, जिसमें उन्होंने वाराणसी की समस्याएं उजागर की थी, योगी के सामने रखी थी और कुछ बातें इनकी मानी भी गई हैं। लेकिन वाराणसी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर जो अनियमितताएं हैं, जो समस्याएं हैं,
वो काफ़ी बड़ी हैं। चूँकि संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री का है, इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो समस्याएं उजागर हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी, और सीएम योगी लगातार आते रहते हैं, आज भी सीएम योगी का वाराणसी दौरा है। ऐसे में राकेश जैन जी किस तरीके से देखते हैं बनारस को और बनारस की समस्याओं को? राकेश जैन जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। और आपने जिस तरीके से बेबाकी से अपनी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने रखी थी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है, लिहाजा यहाँ पर इस तरह की समस्याएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हेल्थ का हब है। यहाँ बिहार, नेपाल तक से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ पर दूर दराज से लोग आते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने समस्याएं उठाई, आपने समस्याओं को सीएम के सामने रखा है, ये काबिल तारीफ़ है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या समस्याएं हैं, हॉस्पिटलों की क्या मनमानी है, इस चीज़ को आप अपने शब्दों में बताइए। मुख्यमंत्री जी से मैंने काशी के व्यापारियों की तरफ से आग्रह किया था कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इस लॉकडाउन में व्यापारी भुखमरी के कगार पर पहुंच चुका है और प्रदेश के शासनानुकूल बनारस में भी सुबह 9 से रात्रि 9 बजे तक दुकानें खुलनी चाहिए। देखिए, जो चिकित्सक होता है उसको हम लोग देवदूत के रूप में देखते हैं। अब देवदूत अगर यमदूत के रूप में सामने आ जाएं तो बड़ा कष्ट होता है। और मुझे कहने में कोई शक नहीं, कितने लोगों को काशी के हम जानते हैं जिनके परिजन अपने मरीजों को अस्पतालों में ले गए, अस्पतालों द्वारा कहा गया कि आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए जमा करिए, तब तो जो है हम आपके पेशेंट को भर्ती करेंगे। कुछ लोग जमा करने में सक्षम नहीं थे, उनको लौटा दिया गया। कुछ लोगों ने अपने पेशेंट को वहाँ पे भर्ती कराया, अस्पतालों द्वारा सरकारी रेट को नज़रअंदाज करके मनमानी फीस वसूली गई। अस्पतालों में लापरवाही का बड़ा आलम था, सभी चीज़ें जनता के संज्ञान में है। तो उसी सब बातों को मैंने अपने मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा। हम सब काशीवासी, काशी के व्यापारी यही चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी दिक्कतें हैं, जहाँ जहाँ भी लापरवाही है, जहाँ जहाँ भी अव्यवस्था है, सब लोग मिल के उसको दूर करें। और हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं और उनसे अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में भी उनका स्नेह हम व्यापारियों पे बना रहेगा। ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, मोदी जी ने क्या इसको संज्ञान लिया? क्योंकि उनका एक जिम्मेदारी बनता है बनारस के प्रति, क्योंकि बनारस एक तो उनका संसदीय क्षेत्र प्लस यहाँ का जो सांसद है वो प्रधानमंत्री है। ऐसे में इस तरह की शिकायत अगर सीएम तक जाती है तो इसको संज्ञान में मोदी को भी लेना चाहिए। तो क्या मोदी जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है या इस पर कोई संज्ञान लिया है? और दूसरी बात कि जो हॉस्पिटल जो मनमाना पैसे लेते हैं वो लगभग कितने लेते हैं? और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, कई प्राइवेट हॉस्पिटलों में हुई हैं जहाँ पे बवाल भी हुए हैं, जो गार्जियन है उन्होंने बवाल भी किया है, सुविधाएं नहीं देते हैं लेकिन पैसे मनमाने मांगते हैं। कितने पैसे तक मांगते हैं? देखिए, ये तो पूरे काशी की जनता को मालूम है कि प्राइवेट अस्पताल वो देवदूत के रूप में ना आके वो शोषण कर रहे थे, वो गलत है। हम फिर भी पिछली बातों में नहीं पड़ना चाहते। हम सिर्फ यही अपील करते हैं कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम अब ये प्राइवेट अस्पताल और जो इसके चिकित्सा में लगे लोग हैं, अब भी वो जाग जाएं और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करें। सरकारी रेट पे प्राइवेट अस्पताल मरीजों की भर्ती करे और एक हाड़ मास का इंसान जो अस्पताल में भर्ती हो रहा है उसके साथ हाड़ मास के इंसान की तरह ही बर्ताव करें ताकि उनको दुआ मिले। हॉस्पिटल में, उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में लोगों को कोरोना के नाम पे लूटा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? कमीशन खोरों की सरकार, हर विभाग में भ्रष्टाचार, और अस्पताल तो ऐसे लग रहा जैसे यमराजों का घर बन गया हो उत्तर प्रदेश में। जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कोरोना के नाम पर इस तरीके से वो लूट मचा रखा है। आम जन जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोरोना है भी ना, वो डर से जो है अपना जांच नहीं करा रहा है कि उसको अपना मकान बेच के पैसा ना देना पड़े। अब बहुत से लोग ऐसा है जिनके पास मकानों नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, वो कहाँ से अपना इलाज कराएंगे? सरकार इस मामले में तो पूरे 100 के 100% कहिए पूरे फेल रहा है। कोरोना के मामले में, कोरोना में कोई ऐसा काम नहीं किया हमारा सरकार उत्तर प्रदेश का जिससे कि आम जन को लाभ मिलो। आज भी देख लीजिए, 2 दिन का लॉकडाउन है हमारे उत्तर प्रदेश में,
2 दिन के लॉकडाउन से ही कोरोना रोक रहे हैं। अब बाकी जो है लोग दौड़ रहा है, भाग रहा है, उस पर कोई कोरोना नहीं लग रहा है। सिर्फ और सिर्फ कोरोना के नाम पर जो है ना, गरीब लोगों को और ख़त्म करने का काम जो है इस सरकार कर रहा है कि कल तक उसके पॉकेट में 500 था, अब उसका स्थिति ऐसा कर दो कि उस 100 रुपया के लिए गली गली घूमने को मोहताज हो जाए। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेलियर। सरकार से हम मांग करते हैं कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल अपने आप को खुदा समझे बैठा है, प्राइवेट हॉस्पिटल अपना मर्जी चला रहा है। अगर मान लीजिए, एक बात और हम कहेंगे इसी पर, आज जो निजीकरण का विरोध हम समाजवादी लोग कर रहे हैं या विपक्ष की पार्टी कर रही है, ये विरोध हिंदुस्तान की जनता को करना चाहिए था। कहे कि निजीकरण जो है ना, ये दास्ता को स्वीकार करने वाली बात है। आज देख लीजिए, आज हॉस्पिटलवा में बिल अपना मर्जी से वो बना देता है कि भैया ये जांच का 10,000 है, वो जांच के 50,000 है, सब मिला के हो गया थोड़ा 1 लाख ट्रीटमेंट सहित, ठीक ना। अब उस 1 लाख को कम कराने के लिए एक आम आदमी जाएगा किसके पास? एक आम आदमी बहुत ज़्यादा करेगा तो उस हॉस्पिटल के एमडी से मिल करके रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन वो हॉस्पिटल का एमडी भी इतना बड़ा अधिकारी बना हुआ है, तानाशाह बना हुआ है कि उससे आम आदमी मिल नहीं सकता है, उसका 10 रुपया माफ़ नहीं होता है। अब मान लीजिए हमरे जैसन लोग हैं, अगर मेरे पास कोई ऐसा समस्या आता है तो हम क्या करते हैं? हम उसमें प्रयास करते हैं कि कोई अधिकारी हमारे संबंध का हो, कोई नेता बड़ा हमारे संपर्क का हो, उनसे हम एक फ़ोन जब करवाते हैं तो बड़ा ज़्यादा होता है तो हॉस्पिटल वाला हम पर एहसान करते हुए 10-20 हज़ार रुपये के छूट देता है, रिवार्ड देता है हमको, वो नेताजी के कहने पर, किसी अधिकारी के कहने पर। तो सपोर्ट कीजिए कि जिस तरीके से हमारे केंद्र की सरकार पूरे हिंदुस्तान को गिरवी रखने का काम, निजीकरण करने का जो काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कल होकर रेलवे में हम बैठे जाएंगे, हमको सुविधा नहीं मिलेगा तो हम बोलबे करेंगे, पैसा तो हमसे वो पूरा ले रहा है, और जब बोलेंगे तो वो हमारा रेड कार्ड बना देगा, 1 बार बनाएगा, 2 बार बनाएगा, 3 बार बनाएगा, और उसके बाद वो हमको ट्रेन के टिकट देने से मना कर देगा, तो हम उसके गुलाम हो जाएंगे। तो है मेरे हिंदुस्तान वासियों, ये लड़ाई किसी पार्टी का नहीं, किसी नेता का नहीं है, ये लड़ाई आम हिंदुस्तानी का है। या तो ईस्ट इंडिया की तरह गुलाम हो जाओगे, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके हम सब गुलाम हो गए थे, हमारे बुजुर्ग गुलाम हुए थे। उस गुलामी की दास्ता, उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए हमारे देश के बुजुर्गों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। अब वक्त वही आ गया है, इस सरकार के खिलाफ डंके की चोट पर सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा हमको, आपको, तब जाके कहीं आने वाला भविष्य, आने वाला कल हमें और आपको माफ़ करेगा। नहीं तो हमारे और आपके औलाद आने वाले समय में गाली देने का काम करेगा, लात मारने का काम करेगा कि बड़का नेता बनता था, और जब देश गुलाम हो रहा था उस समय तेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। इसलिए मेरे देश के नौजवानों, जागो। ये लड़ाई किसी पार्टी की नहीं, ये हिंदुस्तान की सरजमी की लड़ाई है। ये हिंदुस्तान के आम जन को अपनी दास्ता स्वीकार कराने की जो तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी लड़ाई है। हम भारतीय जनता पार्टी का विरोध इसलिए नहीं करते कि वो हिंदुत्व की बात करता है, हम उसकी लड़ाई, उससे लड़ाई इसलिए करते हैं कि वो हिंदुत्व के नाम पर हिंदू को बदनाम करता है, और हिंदुत्व का जहर पिला पिला करके, धर्म का जहर पिला पिला करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है, और अंग्रेजों की तरह हमें फिर से गुलाम बनाने की ओर अग्रसर है। मनमोहन जी, हॉस्पिटल वाले एक आदमी से कोरोना के नाम पे 3 से 4 लाख रुपया ले रहे हैं, जिसका कमीशन योगी जी को भी अस्पताल वाले भेज रहे हैं, क्या कहेंगे? भेजबे करेंगे, कहे ना कि सारा, अब एगो छोटा सा नगर निगम का ठेकेदारी आप लेने जाइए ना, आपको सारा पापड़ बुझा जाएगा कि नीचे से लेके ऊपर तक जो है सबका सिस्टम बना हुआ है कि इतना % वहाँ जाएगा, इतना %। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल का औकात है? जब वो हॉस्पिटल खोला था, कोई भी हॉस्पिटल खोलता है तो उसमें एक ज़मीन लेने से पहले एक काउच उसमें लिखा होता है कि आप गरीब व्यक्ति का 25% व्यक्तियों का फ्री में इलाज करेंगे। है कोई हॉस्पिटल ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में? हमको दिखा दीजिए तो, जिस हॉस्पिटल में किसी गरीब का भर्ती हो गया हो और वो फ्री में इलाज कर दिया हो।
उसके बॉडी को देने के लिए भी वो बेचारा मर भी गया है, तो उसके बीबी को, उसके बच्चे को घर का गहना तक बेच करके अपने घर वालों का बॉडी लेके आता है उस प्राइवेट हॉस्पिटल से। इसलिए योगी सरकार से मैं अनुरोध करता हूँ कि हे बाबा, आप भगवान राम के भक्त कहलाते हैं, हम भी भगवान राम के भक्त हैं, श्री कृष्ण के भक्त हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि आम जनता को राहत दीजिए और इस सरकारी हॉस्पिटल जो गुंडागर्दी कर रहा है उसके गुंडागर्दी पर अंकुश लगाइए। नहीं तो ये जनता जब बिफरेगा ना, जब आवेश में आ जाएगा, ये हिंदुस्तान का जनता है, हिंदुस्तान की जनता बहुत बर्दाश्त करता है, लेकिन बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है। जब उसका सीमा पार हो जाएगा ना, तो आपको भागने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। क्या मनमोहन जी, क्या योगी सरकार जो है कंप्लीट कमीशन खोरों की सरकार है, क्या कहेंगे? पूरे कमीशन खोर की सरकार है। देखने, गड्ढा मुक्त हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, उनका गृह जनपद गड्ढा में भरा पड़ा है और कागज में रोड बन गया है, तो पैसा गया कहाँ भाई? कमिश्नर का ना खेल चल रहा है। ये जो डिप्टी सीएम जो मौर्य जी हैं, ये जैसे ही सरकार आया कि गड्ढा मुक्त उत्तर प्रदेश, हमने घर के आगे चलिए जीटी रोड है, गड्ढे गड्ढा आपको मिलेगा। दिल्ली से जैसे ही आप यूपी में आते हैं तो आपको एहसास हो जाता है कि हम यूपी में घुस गए हैं। तो साफ दिखता है कि कमीशन का खेल दबा के चल रहा है, यानी कि एकदम लूटम लूट चल रहा है, लूटम लूट। क्या इस सब को लेके जो है समाजवादी पार्टी कोई आंदोलन करेगी, क्या आप कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी शब्द ही जो है आंदोलन है। समाजवादी का मतलब ही आंदोलन है। संघर्ष ही समाजवादी है और समाजवादी संघर्ष करता रहा है, करता रहेगा। आपने देखा भी कि जेईई और एनईटी एग्जाम के ऊपर जो है बच्चा और अभिभावक परेशान है, सवारी का सुविधा नहीं है। हो सकता है बहुत से लोग के पास कार है, गाड़ी घोड़ा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वो लोग भी हैं जिनके पास साइकिल भी नहीं है और वो अपना बच्चा को जैसे तैसे सब्जी बेच के पढ़ा रहे हैं। वो अधिकारी अफसर बनाना चाहते हैं, लेकिन आज जो एग्ज़ाम अगर हो गया तो लाखों बच्चा जो है ना परीक्षा देवे से महरूम हो जाएगा। दूसर बात कि अगर परीक्षा दिया भी तो कोरोना का डर लगल है, कल का भविष्य है वो। तो हमारा तो अपना दिमाग कहता है कि भाजपा वाला चाहता है, क्या ऐसी मजबूरी है भाई कि आप एक सब काम तो लॉक कर दिए, एग्जाम कह रहे हैं कि ना होबे करेगा। किसके दबाव में कह रहे हैं भाई? हमको तो एक ही को बात लगता है कि चाहता है इस सरकार कि हमारे हिंदुस्तान में पढ़े लिखे वर्ग जो है ना वो बीमार से ग्रसित हो जाए, कुंठित हो जाए, ताकि गरीब मजदूर तो इतना कमज़ोर हो ही गया है इसके सरकार में कि वो बेचारा अपना पेट का दाना खोजेगा कि सरकार की गलत नीति का विरोध करेगा। सरकार के गलत नीति के वो विरोध करेगा कि अपने पेट पालने का काम करेगा। ये स्थिति तो कर दिया गरीब लोग का। अब पढ़े लिखे लोगों को भी जो है कुंद और बीमार कुंठाग्रस्त करना चाहता है, जिससे कि पढ़े लिखे लोग भी जो है ना इसके खिलाफ न बोले। तो हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से कि भैया ये परीक्षा रोक दीजिए। आपने देखा ना कि समाजवादी साथी हमारा जो है जाकर के लखनऊ में जब प्रदर्शन करने जाता है तो पुलिस को आगे करते हैं। जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी लोग न पुलिस से डरता है न जेल से डरता है, लेकिन हाँ, आपके माध्यम से हम उन पुलिस वालों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि पुलिस वालों भाई, आप भी किसी किसान के बेटा हो, आप भी किसी बाप के बेटा हो, किसी बेटे के बाप भी हो। आपका बेटा भी एग्जाम देने वाला होगा, आपके बेटे का भी भविष्य चौपट होने जा रहा है, आपके पिताजी भी आपसे परेशान होंगे। इसलिए अंग्रेज वाली काम मत करो। जिस तरीके से अंग्रेजों ने अपने भाइयों पे लाठी चलवाने का काम किया था, वही काम आज किसान के बेटे से किसान के बेटे पे, छात्रों पे लाठी चलवाने का काम ये योगी सरकार कर रहा है। उस काम को आप मत करो, क्योंकि आने वाली सरकार समाजवादी है। हर वो चेहरा पहचाना जाएगा जिसने जुल्म किया है और उसका हिसाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी।